हमारा सौर मंडल दूसरे सौर मंडलों से काफी ज्यादा खास है, क्योंकि अब तक सिर्फ हमारे सौर मंडल में ही कार्बन के ऊपर आधारित जीवन देखा गया है। यूं तो ग्रहों में भी सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही जीवन को देखा गया है, परंतु आजकल हमारे वैज्ञानिक हमारे पड़ीडीड हौसी ग्रहों के ऊपर भी नजर गड्डिदहाए बैठे हैं। ग्रह का नाम मंगल हो या शुक्र, हमें सिर्फ इन ग्रहों के ऊपर मौजूद जीवन के सबूतों से ही मतलब है। ऐसे में आए दिन अलग अलग तरह के शोध व मिशनों का होना जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें इन्हीं के जरिए ही दूसरे ग्रहों के बारे में पता चलता है। शुक्र की जब भी बात आती है, तब मेरे मन में एक अनोखी सी उत्सुकता जन्म लेती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि मंगल से विपरीत ये ग्रह जीवन की उत्पत्ति के लिए उतना भी सही नहीं है। ये वीडियो काफी ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि हम इसमें एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, क्या आप तैयार हैं शुक्र से जुड़ी एक बहुत ही खास विषय के ऊपर जानने के लिए? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। हाल ही में एक स्पेस प्रोब ने शुक्र से जुड़ी कुछ बेहद ही रोचक चीज का खुलासा किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्र से काफी भारी मात्रा में ऑक्सीजन और कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, और वैज्ञानिकों को इसके पीछे के कारण के बारे में कुछ नहीं पता है। इससे पहले कभी भी इस तरह की घटना के बारे में कोई भी जानकारी वैज्ञानिकों के पास नहीं था। मित्रों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या शुक्र के ऊपर ये जीवन से जुड़ी कुछ प्राथमिक सबूतों में से एक हो सकते हैं? कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। वैसे इस खोज के कारण शुक्र के काफी नाजुक मैग्नेटिक वातावरण के बारे में भी पता चलता है। मित्रों, आप लोगों को यहां बता दूं कि शुक्र का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का है कि ये अपने वातावरण से बाहर किसी भी पदार्थ को आसानी से जाने नहीं देता है। इसलिए भारी मात्रा में हो रहे ऑक्सीजन और कार्बन के उत्सर्जन को वैज्ञानिक आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये शुक्र के साधारण वातावरण के बर्ताव से काफी ज्यादा अलग चीज है। आमतौर पर शुक्र के वातावरण में इस तरह के चीजों को नहीं देखा जाता है। खैर, यहाँ एक रोचक बात यह भी है कि शुक्र का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्टेबल नहीं है, और ये काफी ज्यादा सूर्य के द्वारा प्रभावित भी होता रहता है। साल 2021 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मर्क्यूरी बाउंड स्पेस प्रोब बेपी कोलोम्बो शुक्र के वातावरण में लगभग 90 मिनट तक रहा था। इसी बीच उसे शुक्र के इस घटना के बारे में पता चल पाया था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, बेपी कोलोम्बो नाम के स्पेस प्रोब ने जब शुक्र के ऊपर 90 मिनट का समय बिताया था, तब वैज्ञानिकों को शुक्र के बारे में काफी कुछ पता चल पाया था। उनके हिसाब से शुक्र के ऊपर मौजूद चार्ज्ड पार्टिकल और आयोनन शुक्र के वातावरण को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसके अलावा एक बात यह भी है कि ये पार्टिकल्स धीरे धीरे ग्रह के वातावरण से स्पेस की ओर रवाना हो रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह सूर्य को बताते हैं। उनके अनुसार सूर्य की रोशनी इन पार्टिकल्स को काफी ज्यादा एक्साइट कर देती है। इससे पार्टिकल आसानी से अपने वातावरण को छोड़ कर अंतरिक्ष में उत्सर्जित होने लगते हैं। यहाँ एक खास बात यह भी है कि ग्रह के वातावरण से अंतरिक्ष की ओर निकलते वक्त इनकी गति काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। वैसे इन पार्टिकल्स की गति इतनी ज्यादा होती है कि ये आसानी से शुक्र के मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी को भी पार कर जाते हैं। मित्रों, इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी आम नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को साधारण तौर पर नहीं देखा जाता है। वैसे शुक्र के ऊपर हम इंसान टेराफॉर्मिंग करके बसना चाहते हैं, परंतु जब शुक्र के ऊपर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, तो क्या हम इंसान वहां पर जिंदा रह पाएंगे? ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं की जा रही है। अगर हम इस घटना के गहराई में जाने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि शुक्र के वातावरण से बाहर की ओर निकलने वाले पार्टिकल्स वजन में काफी भारी होते हैं। इसीलिए इन पार्टिकल्स के लिए ग्रह के ग्रेविटी को पार कर पाना उतना भी आसान नहीं है। हालांकि अभी तक इसके बारे में सटीक कुछ पता नहीं चल पाया है। वैसे शुक्र के वातावरण में काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, और साथ में नाइट्रोजन जैसे गैस भी होती हैं। खैर, वैज्ञानिकों को इससे पहले शुक्र ग्रह के नाइट साइड की और ऑन ऑक्सीजन के कुछ ट्रेसेस मिलते थे, परंतु गजब की बात यह है कि अब ग्रह के डे साइड पर भी ऑन ऑक्सीजन के ट्रेसेस को देखे गए हैं, जिसका मतलब यह है कि इस ग्रह पर ऑन ऑक्सीजन तो मौजूद जरूर हैं, हालांकि
ये ऑक्सीजन हमारे लिए जिंदा रहने लायक हैं या नहीं, ये तो आने वाले समय में भी पता चल पाएगा। वैसे ऑक्सीजन के होने की वजह से ग्रह पर सोलर रेडिएशन का खतरा भी कुछ कम रहता है। वैसे अगर हम शुक्र से निकल रहे ऑक्सीजन की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं, तब हम ग्रह के वातावरण और इसकी टाइमलाइन के बारे में भी काफी कुछ पता लगा सकते हैं। टाइमलाइन से मेरा मतलब ये है कि आखिर ये ग्रह कैसे समय के साथ चेंज और इवोल्व हुआ है। इससे हमें ये फायदे होगा कि शुक्र के ऊपर पानी के सबूतों के बारे में भी पता चल जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रोब ने शुक्र के ऊपर ऑक्सीजन के उत्सर्जन के बारे में पता लगाया है, वो जल्द ही अपनी मूल डेस्टिनेशन बुध ग्रह पर पहुंच जाएगा। बहरहाल आने वाले दशक में कुछ बहुत ही उन्नत रोबोटिक प्रोब्स को शुक्र के ऊपर लॉन्च करने का प्रबंध किया जा रहा है। यूरोप और अमेरिका की स्पेस एजेंसियां 2029 से 31 के बीच कई स्पेस प्रोब्स को अंतरिक्ष में छोड़ बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसमें हम हमारे नेबर ग्रहों और उनके ऊपर मौजूद वातावरण के बारे में भी काफी कुछ जान पाएंगे। वैसे एक बात तो तय है कि आने वाले समय में हम शुक्र और मंगल जैसे ग्रहों के बारे में काफी कुछ अहम जानकारियों को इकट्ठा करने वाले हैं। इससे हमें हमारे सौर मंडल के बारे में और बारीक जानकारी मिल जाएगी, जिससे हम भविष्य में होने वाले स्पेस मिशनों को काफी अच्छे तरीके से अंजाम दे पाएंगे। मित्रों, यहां एक बात यह भी है कि हमारे अगली पीढ़ी के लिए बसने लायक ग्रह को खोजना हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी जैसा है। इसीलिए इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि शुक्र और मंगल जैसे ग्रहों पर ऑक्सीजन और पानी जैसे जीवन के जरूरी कारकों का मिलना हमारे लिए कितनी ज्यादा अहम है। व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए इन ग्रहों पर और भी ज्यादा शोध करना जरूरी है, ताकि असल बात सामने आ सके। ये जानकारी कैसी लगी और उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है, मुझे कमेंट करें। सी यू सून।